दरवाजा आहिस्ता से खुला तो कमरे में कांता जी बैठी थी। शाम की रोशनी जालीदार पर्दों से छनकर भीतर आ रही थी। कालीन पर लंबे साए फैल गए थे। कुछ ही पलों बाद विकास ने दहलीज पर कदम रखा। ऊंचा लंबा कद, सलीके से कटी दाढ़ी और सदा हुआ व्यक्तित्व। उसे देखकर किसी राजकुमार जैसा गुमान होता था। दरवाजे पर रुककर उसने ऊंची आवाज में गुड मॉर्निंग किया। गुड मॉर्निंग माँ जी। कांता जी ने उस पर एक नजर डाली और शांत स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। जवाब मिलने पर वह आकर माँ के बराबर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी ऐसे ठहर गई जैसे कमरे में सांस भी सोच समझकर ली जा रही हो। कांता जी के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में आने वाली बात का अंदेशा साफ झलक रहा था। विकास ने माँ की तरफ देखा, होंठ भींचे, फिर बेसब्री से बोला, आपने जानबूझकर मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करवा दी। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मुझे लड़की की खूबसूरती नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी होना जरूरी है। क्या एक पल को भी मेरे भविष्य, मेरी हायर एजुकेशन, मेरे शहर के बिजनेस का ख्याल नहीं आया आपको? आप अच्छी तरह जानती हैं कि जिस सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ, वहाँ इन बातों को कितनी अहमियत दी जाती है। उसकी आदतों से साफ पता चलता है उसने 5वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है। उसकी आवाज में सब्र कम और शिकायत ज्यादा थी। गांव में रहने का मतलब यह नहीं कि मैं किसी अनपढ़ लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजार दूं। मैंने हमेशा ऐसी लड़की का सपना देखा था जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मेरे काम को समझे, मीटिंग में मेरा सहारा बने। आपने मेरे लिए ऐसी लड़की चुन ली जो मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं करती। ऐसी लड़की के साथ मैं सारी उम्र कैसे बिता पाऊंगा? जवाब दीजिए मुझे। कांता जी ने बेटे को देखा। नजरों में नरमी थी, लेकिन आवाज में वजन। शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं और तुमने फैसला भी सुना दिया। वह सीधी होकर बैठ गई। इज्जत करना कमजोरी नहीं होती। अगर वह तुम्हारी इज्जत कर रही है तो उसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? मुझे तो मर्दों की समझ ही नहीं आती। अगर औरत तुम पर हावी हो जाए तो भी तुम्हें मंजूर नहीं, और अगर औरत तुम्हारे सामने झुककर रहे, तुम्हारी इज्जत करे, तो यह भी तुम्हें मंजूर नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो विकास? विकास ने झट से जवाब दिया, यह इज्जत नहीं, डर है। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो दबकर रहे। मैं चाहता था मेरी पत्नी ऐसी हो जो आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिम्मत रखे, जिसके अंदर समझ और हौसला हो, जो आगे चलकर मेरे लिए ढाल बने, आने वाली पीढ़ी को संभाले और उन्हें अच्छा भविष्य दे। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी अनपढ़ और जाहिल होगी, जो डरने के अलावा कुछ ना करे। वह आगे कुछ और कहता, उससे पहले कांता जी बोली, मैंने इसी वजह से उसे चुना है। तुम अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कोई राय बनाना ठीक नहीं। उन्होंने बात काटते हुए कहा, धैर्य रखो। आवाज में ठहराव था। तुम जैसे मर्द के लिए वही लड़की घर बसाती है जो झुकना जानती है, ना कि वह जो तुम्हें दबाने आ जाए। उसके साथ तुम कभी घर नहीं बसा पाते। और रही बात अच्छी पीढ़ी पालने की, तो मैं तुम्हें पूरे भरोसे से कह सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी कभी भी तुम्हें इन मामलों में निराश नहीं करेगी। वह तुमसे बढ़कर अपनी औलाद को समझेगी, उनकी फिक्र करेगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी। विकास के जबड़े भींचे हुए थे। माँ की तरफ देखते हुए वह कड़वी आवाज में बोला, मुझे मत समझाइए माँ जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। असल बात यह है कि आपको मेरी पसंद का अंदाजा ही नहीं है। वह थोड़ा आगे झुक गया। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, दूसरी शादी मैं अपनी पसंद से करूँगा, हर हाल में। इस गवार लड़की को आप अपने पास रखें। मैं दूसरी शादी एक ऐसी लड़की से करूँगा जो पढ़ी लिखी होगी, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, जो मेरी नस्ल को समझेगी और बच्चों को अच्छी परवरिश देगी। उसके शब्द अभी हवा में ही थे कि दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई। दोनों की नजरें उधर मुड़ गईं। कल्पना दहलीज पर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ आपस में उलझे हुए। वह कांता जी को नमस्ते करने आई थी, लेकिन अपने पति की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पलकों में नमी थी, मगर उसने खुद को रोकर टूटने की इजाजत नहीं दी।
पति के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कांता जी ने एक पल के लिए कल्पना को देखा, फिर बेटे की तरफ मुड़ी। विकास, वह कुछ कहना चाहती थी मगर विकास पहले ही खड़ा हो चुका था। कुर्सी पीछे सरक गई, कमरे की खामोशी चीख बन गई। उसने गुस्से से कल्पना की तरफ देखा और बड़बड़ाया, छोटे घरों की औरतों की यही आदत होती है, दरवाजे पर खड़े होकर सास और पति की बातें सुनती हैं। वह कहते हुए बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज गलियारे में दूर तक गूंजती रही। कमरे में फिर खामोशी लौट आई। कांता जी ने धीरे से कहा, आओ बेटी कल्पना। कल्पना ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। आंखें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जो तुमने सुना है जरूरी नहीं कि वही सच हो। कांता जी की आवाज में थकान थी। घर वक्त के साथ बनते हैं, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ हर औरत की तरह तुम्हारे दिल में भी बहुत से डर होंगे, लेकिन सब्र रखो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। कल्पना ने धीरे से सिर हिलाया, होंठ कांप गए। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। उसके शब्द बहुत छोटे थे मगर उनमें उम्र से पहले आई समझदारी भरी हुई थी। बाहर शाम गहराती जा रही थी और अंदर किसी के दिल में पहली रात का अंधेरा उतर चुका था। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। पूरा दिन अपने तयशुदा ढंग से गुजर चुका था। रात की स्याही चारों तरफ फैल गई थी। बाहर रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। बालकनी के पर्दे हल्की हवा से सरसराने लगे थे। कुछ ही पलों बाद दरवाजा धीरे से खुला। विकास अंदर आया। कल्पना घुटनों पे मुंह रख के बैठी थी। उसके कदमों की आहट सुनकर भी कल्पना ने पलटकर नहीं देखा। विकास एक पल को ठिठक गया। उसे इस हाल में देखकर ना जाने उसके मन में क्या आया। फिर बिना कुछ कहे वह बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में खड़े होकर उसने सिगरेट निकाली, जलाई और अंधेरे में टकटकी लगाए खड़ा रहा। धुएं के छल्ले रात में घुलते चले गए। कल्पना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ कदम चलकर वह बालकनी के दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। उसकी पीठ उसकी गहरी निगाहों के सामने थी। उसे संबोधित करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि एक भी शब्द गलत हुआ तो बात कहाँ पहुंच जाएगी। अचानक विकास मुड़ा और उसकी तेज नजर सीधी कल्पना पर जा टिकी। अपने पीछे की आहट पर महसूस कर चुका था मगर वह चुप रहना चाहता था। उसे खड़ा देखकर वह झुलझुलाकर बोला, अगर कुछ कहना नहीं है तो मेरे पीछे आकर बुत की तरह क्यों खड़ी हो। उसका लहजा कड़ा था, आंखों में चिढ़ साफ थी। वह उसे देखते हुए आगे बोला, क्या बात है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वह अंदर ही अंदर परेशान था। पूरे बिजनेस सर्कल को पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह अपनी पत्नी को किसी से मिलवा नहीं पा रहा था। कल्पना घबराकर 2 कदम पीछे हटी, सिर झुका लिया, आवाज कांप गई, धीमे से बोली, मैं आपसे पूछने आई थी, आप खाना खाएंगे? माँ जी ने कहा था कि आपके आने पर आपसे पूछ लूं। मैंने सोचा शायद आप खाने में लापरवाही कर रहे हैं। विकास ने तंज भरी हंसी हंसी, पहले मेरा सिर खा लो, फिर मैं खाने के बारे में सोचूंगा। उसने सिगरेट एक तरफ फेंकी और बोला, पता नहीं किस सोच में मुझे तुम जैसी लड़की के साथ बांध दिया गया। तुम्हारा चेहरा देखना भी मुझे गुनाह जैसा लगता है। दिल करता है कि अभी के अभी तुम्हें अपने घर से निकाल दूं। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। जो मन में आ रहा था वह बोले जा रहा था, यह सोचे बिना दिल पर क्या गुजर रही है। यह कहते हुए वह कमरे के अंदर चला गया। कल्पना एक पल वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पीछे चली आई। कमरे में आकर उसने खुद को संभाला और बोली, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं कहा। उसका लहजा बहुत नरम था। आपकी हर बात पर मैं चुप रही हूँ। आपने कहा था कि आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते, आप मेरे पास नहीं आना चाहते। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, फिर भी आप मुझसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हैं? पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मुझ में समझ है, संस्कार है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? विकास पलटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वह लगभग चिल्लाया था। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा था। वह ऐसा आदमी था जो अपनी औरत के सामने दबने वाला नहीं था।
अगर कोई उसे दबाने की कोशिश करता तो वह टूटने को तैयार था। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर जवाब दो। आगे से अगर तुमने मेरे सामने जुबान चलाई तो मेरा वह रूप देखोगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और रही पढ़ाई की बात, तुम क्या जानो कि पढ़ाई क्या होती है जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। यह सुनते ही कल्पना की सांस अटक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के दूसरे ही दिन उसे अपने पति का ऐसा चेहरा देखने को मिलेगा। विकास उसे देखते हुए जलाने वाले अंदाज में आगे बोला, हमारे यहाँ काम करने वाली आंटी भी तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। उसके शब्द जहर की तरह थे। तुम एक गंवार हो और मुझे गंवार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। यही है मेरी नाराजगी, समझी? मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज मैं तुम्हें सिर आंखों पर बैठाता, मगर अब मेरी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। अब दफा हो जाओ कमरे से, मुझे कुछ देर चैन से सांस लेने दो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सीना ऐसे कस गया जैसे किसी ने दिल को दो हिस्सों में चीर दिया हो। फिर भी उसने खुद को संभाला और बहुत नरमी से बोली, जब किसी के बारे में पूरा पता ना हो तो इस तरह ऊंची आवाज में बोलकर उसके बारे में फैसला नहीं देना चाहिए। उसने आंखें उठाने की कोशिश की लेकिन तुरंत झुका ली। आप खाना खाएंगे तो बता दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही विकास झुलझुलाकर बोला, नहीं खाना, और ज्यादा आज्ञाकारी बनकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बेरहमी से उसने कहा, जाओ यहाँ से और मुझे चैन लेने दो। हर वक्त सिर पर सवार रहती हो। कल्पना ने कुछ नहीं कहा। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। वह धीरे धीरे मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सिर्फ विकास की भारी सांसें रह गईं। बाहर गलियारे में एक टूटी हुई औरत की खामोश सिसकियां थीं। वक्त बीतता जा रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। घर के लॉन में हल्की हल्की ठंडक उतर आई थी। घास पर ओस चमक रही थी। कल्पना लॉन के कोने में रखी लोहे की बेंच पर बैठी थी। दोनों हाथ चेहरे पर रखे थे और सिसकियां उसके पूरे वजूद को हिला रही थी। वह रोना चाहती थी लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। दुख हद से ज्यादा बढ़ चुका था। कभी वह आसमान की तरफ देखती, कभी नजरें झुका लेती, जैसे वहां से कोई जवाब मिल जाएगा। कुछ देर बाद अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। वह चौंक कर पलटी। संगीता खड़ी थी। लॉन की हल्की रोशनी में उसका दुपट्टा कंधों पर ढलका हुआ था और चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कल्पना के पास आई और उसके बराबर में बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी रही। फिर वह उसे देखते हुए नरमी से बोली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? संगीता ने बहुत हल्के लहजे में पूछा और फिर बोली, अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कल्पना ने जल्दी से आंसू पोंछने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आंसू फिर से बहने लगे। संगीता उसकी हालत बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ देर कल्पना खामोश रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस घर वाले याद आ रहे थे, मन भारी हो गया था, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। आप अभी तक जाग रही हैं, आराम क्यों नहीं करती? आज भी आप पूरा दिन काम में लगी रहीं। वह बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सामने बैठी औरत नासमझ नहीं थी। संगीता ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे से सच पड़ रही हो। फिर नरमी से बोली, शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं और तुम्हें मायके की याद सताने लगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। यह वक्त लड़कियों के लिए सबसे खूबसूरत होता है, उनका सबसे खास समय होता है। इस वक्त एक लड़की अपने पति के अलावा किसी को याद नहीं करती। तुम सच नहीं बता रही हो, बात कुछ और है। उसने हल्के लेकिन पक्के स्वर में कहा, अब सच बताओ, असल बात क्या है? और यह भूल जाओ कि मैं तुम्हारी ननद हूँ। बस इतना समझो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और उसी भरोसे से मुझे बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ तो जरूर गलत है। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल बेचैन हो रहा है। मुझे अपनी बहन जैसा समझो। ननद भी आखिर
बहन जैसी ही होती है। हमारे बीच के रिश्तों को भूल जाओ और अपनी तकलीफ बता दो। मेरी तरफ से जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल्पना अब और खुद को रोक नहीं पाई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके अंदर का दर्द टूट पड़ा और वह रोते हुए संगीता के गले लग गई। उसे सच में किसी अपने के कंधे की जरूरत थी। अपने पति का रवैया उससे सहा नहीं जा रहा था। वह अपना पूरा परिवार छोड़कर यहाँ आई थी, माँ बाप से दूर आई थी। वह यह सब सहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी भी यही चाह थी कि उसका पति उसे प्यार करे, उसकी तकलीफ समझे और उसे अपना समझे। मगर अब उसी इंसान को अजनबी बनते देखकर उसके वजूद का रेसा रेसा रो रहा था। उसकी सिसकियां तेज हो गई थी, जैसे बरसों का जमा हुआ दुख एक साथ बह निकला हो। संगीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे सहारा देती रही। कुछ देर बाद कल्पना खुद को संभाल कर अलग हुई। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और सिर झुकाकर बोली, अगर आप लोगों को पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी तो पहले ठीक से पता कर लेते, अपने भाई के लिए वैसी ही लड़की ढूंढ लेते। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वह मुझे पसंद नहीं करते, मेरी तरफ देखना भी उन्हें मंजूर नहीं। उनके लिए मैं बस एक बेकार चीज हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसलिए की थी कि आप लोग अच्छे और पैसे वाले हैं, मुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी को शादी के दूसरे ही दिन इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। संगीता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, अरे पगली, तुमने अब तक अपनी सच्चाई उसे क्यों नहीं बताई? जैसा वह सोच रहा है तुम वैसी हो ही नहीं, फिर क्यों छुपा रही हो? हमने भी तो इसीलिए उसे कुछ नहीं बताया था कि जब तुम खुद अपनी हकीकत बताओगी तो वह तुमसे जरूर प्रभावित होगा। कल्पना ने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करें, मेरी सच्चाई जानकर नहीं। उसकी आवाज कांप गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश उन्हें मेरी जैसी नहीं, उनकी पसंद की ही लड़की मिली होती। वह बहुत गुस्से वाले हैं, रूखे और बदतमीज भी। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा इंसान क्यों मिला। वह सच में बहुत परेशान थी। उसके मुंह में जो आ रहा था वह बोलती चली गई। और ऐसा नहीं था कि संगीता ने तुरंत उसे टोक दिया हो। उसने बस धीरे से कहा, वह बुरा इंसान नहीं है, बस इस वक्त उलझा हुआ है। वह अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। फिर माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया और उसे समझाया कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल उससे बात करूंगी, उसे अच्छे से समझाऊंगी। आखिर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इतना हक तो है मेरा। कल्पना ने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं, रहने दीजिए। बेवजह भाई बहन के बीच मनमुटाव हो जाए, मैं यह नहीं चाहती। शादी के 2 दिन बाद ही आप दोनों को आमने सामने खड़ा कर दूं, यह मुझे मंजूर नहीं। मैंने आपको सिर्फ एक बहन जैसा समझकर अपनी तकलीफ बताई है। संगीता ने उसका हाथ थाम लिया। तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसकी आवाज में मजबूती थी। मैं अपने भाई को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। लेकिन अभी तुम चुप रहो और खुद को संभालो। हमेशा हिम्मत से काम लेना सीखो। अगर तुम इस तरह टूटती रहोगी तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए खुद को तकलीफ देने से बेहतर है उस इंसान को तकलीफ दो जो तुम्हें तकलीफ देने की हिम्मत कर रहा है। यह कहते हुए संगीता ने उसे फिर से गले लगा लिया। कल्पना एक बार फिर सिसकने लगी, मगर इस बार उसके आंसू किसी अपने के कंधे पर बह रहे थे। उस अंधेरी रात में लॉन की खामोशी के बीच उसे पहली बार थोड़ा सा सहारा महसूस हुआ। कुछ देर बाद संगीता ने उसे जबरदस्ती वहां से उठाया और अपने साथ अपने कमरे में ले गई। 1-2 बार बातचीत के दौरान कल्पना ने अपने कमरे में जाने की इच्छा जताई थी, मगर संगीता ने उसे अपने पास ही रोक लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह अपने कमरे में गई तो उसका भाई एक बार फिर उस पर चिल्लाएगा। इसीलिए यही बेहतर था कि कुछ वक्त के लिए उसका दुख हल्का किया जाए। रात धीरे धीरे पिघलती चली गई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ उगा था। सुबह की रोशनी खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में फैल रही थी।
अलमारी के पास लगे पूरे कद के शीशे के सामने विकास खड़ा था। सफेद शर्ट की आस्तीन ठीक करते हुए उसने आईने में खुद को देखा और फिर गले में टाई डालकर गांठ बनाने लगा। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद रात की हवा अभी तक पर्दों में बसी हुई थी। दरवाजा धीरे से खुला और कल्पना अंदर आई। उसने दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नजरें झुकाकर नमस्ते किया। विकास ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसके हाथ टाई में उलझे रहे, जैसे सामने खड़ा इंसान उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। कुछ पल की खामोशी के बाद कल्पना ने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं आपकी टाई बांध दूं? मुझे आती है। विकास ने आईने में तिरछी सी मुस्कान फेंकी। तंज भरी हुई अपनी शक्ल देखी है कभी? लगता है तुमने जिंदगी में टाई देखी भी होगी। नंबर बनाने के लिए तुम जैसी लड़कियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हो। वह कटु लहजे में बोला, फिर और कठोर होकर कहा, या तो चुपचाप खड़ी रहो या कमरे से बाहर चली जाओ। मेरे सामने फालतू बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों में चुभती है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, कल रात तुम कहाँ सोई थी? कल्पना चौंक गई। उसने सिर झुका लिया। मैं संगीता दीदी के कमरे में सोई थी। उसका लहजा एक पल के लिए लड़खड़ा गया। विकास के हाथ रुक गए। वह मुड़कर उसकी तरफ देखता है। आंखों में सख्ती उतर आई। मैंने तुमसे क्या कहा था कि थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाना? तुम पूरी रात वहीं पड़ी रही। जानबूझकर मेरे घर का तमाशा बनाना चाहती हो। वह आगे बढ़ा, संगीता मुझसे बड़ी है। अगर वह खड़ी होकर सवाल करेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने जरूर सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं एक बार बाहर आकर देख भी गया था तुम्हें, लेकिन तुम मैडम वहीं उसके कमरे में चैन से सो रही थी। डर के मारे कल्पना और झुक गई। उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसकी खामोशी विकास को और गुस्सा दिला रही थी। ध्यान से सुन लो, वह पास आकर बोला, आगे से हमारे कमरे की कोई भी बात बाहर गई तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रोंगटे खड़े हो गए। तब तुम्हें दिखेगा कि मैं असल में कौन हूँ। अगर अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ तो तुम पर भी जरूरी है कि मेरी इज्जत का ख्याल रखो, वरना मैं वो कर बैठूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी कमीज के बटन कांप रहे थे। कल्पना ने बहुत धीरे से कहा, मैं ख्याल रखूंगी। फिर थोड़ा रुककर बोली, मुझे आपसे इजाजत भी लेनी थी। यह सुनते ही उसे अपनी बात याद आ गई। विकास ने हैरानी और तंज भरी नजर से उसकी तरफ देखा। किस बात की इजाजत? कुछ पल वह चुप रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इजाजत मांगते हुए भी उसे डर लग रहा था, लेकिन कहना जरूरी था, वरना संगीता उसे बिना पूछे ही ले जाती और यह उसके उसूल के खिलाफ था। वह धीरे से बोली, संगीता दीदी कह रही थी कि 2 दिन बाद वह अपने ससुराल जाएंगी। गांव में मेला लगा हुआ है। शाम के वक्त सिर्फ लड़कियां ही मेला देखने जा रही हैं। उसने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या मैं संगीता के साथ चली जाऊं? उनके साथ साथ ही रहूंगी मैं, उनका हाथ थाम कर। अगर आप इजाजत दें तभी जाऊंगी। वो मुझसे कह रही थी कि आपकी इजाजत के बगैर भी जा सकती हूँ, लेकिन माँ कहती है कि औरत वही अच्छी होती है जो अपने पति के कहने पर चले। विकास ने ठहाका लगाया, मगर उस हंसी में बेरुखी थी। वो उसे देखते हुए बोला, मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ, जहाँ जाना चाहती हो जाओ। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम में दिलचस्पी ही नहीं है तो इजाजत कैसी? जाओ यहाँ से, मर्जी है तुम्हारी। यह कहते हुए उसने अपनी फाइल उठाई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। कल्पना वहीं खड़ी रह गई। उसने आहिस्ता से एक ठंडी सांस ली। वो आग किसी चीख में नहीं बदली थी, बल्कि उसमें ऐसा दर्द भर गया था जो पूरे कमरे में फैल गया। आईने में उसने अपना अक्स लड़खड़ाता देखा, एक ऐसी लड़की का अक्स जिसके शब्द भी थके हुए थे और जिसके एहसास आज तक किसी ने सुने ही नहीं थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी।
कमरे के कोने में धूप तिरछी पड़ रही थी। गाड़ी की चमकती बॉडी पर रोशनी की एक लकीर सी बन गई थी। विकास ने रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक किया और दरवाजा खोलकर एक पाँव अंदर रखा ही था कि पीछे से एक मजबूत और उभरी हुई आवाज गूंजी, ठहरो विकास, मुझे बात करनी है। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो संगीता तेज कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सीधा सवाल था। विकास ने दरवाजा बंद किया और रुख उसकी तरफ किया। संगीता उसके करीब आकर रुक गई। चंद पल दोनों आमने सामने खड़े रहे। विकास ने नरम अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो, सब ठीक है? संगीता के होंठ सख्त हो गए। गुड मॉर्निंग का जवाब देने का भी मन नहीं हुआ। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा साथ साथ था। मुझे उम्मीद नहीं थी विकास, सच में नहीं, कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक करोगे। मैं समझती थी मेरा भाई करोड़ों में एक है, लेकिन तुम भी वही निकले जो ज्यादातर मर्द होते हैं। वो एक कदम और करीब आ गई। तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी भी एक बहन है। कर्मों का फल मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक बार भी मेरी तरफ से तुम्हें डर नहीं लगा। शादी को अभी 3 दिन ही हुए हैं और तुम उस मासूम लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। विकास ने भौएं चढ़ाई, मगर वो रुकी नहीं। अगर मेरा पति मेरे साथ तुम्हारे जैसा बर्ताव करे तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है? विकास की नजर एकदम सख्त हो गई। मेरे सामने अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो उसकी टांगे तोड़कर उसी के गले में डाल दूंगा। संगीता ने हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बहुत खूब, कितने समझदार इंसान हो तुम। उसकी आवाज में कड़वाहट उतर आई। अपनी बहन के लिए तुम्हारा दिल तुरंत तड़प उठता है और अपनी पत्नी के लिए तुम पत्थर बन जाते हो। कोई भी लड़की ऐसा पति नहीं चाहती विकास। वो एक सांस लेकर बोली, वो मासूम है। शादी को आज 3रा दिन है और तुम उसके साथ किस तरह पेश आ रहे हो। रात तुमने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। विकास ने बेचैनी से सिर झटका। मुझे पता था उसने तुम्हारे कान भर दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया है। मैं बस थोड़ा परेशान था, इसीलिए उसे बाहर जाने को कहा और मैडम ने न जाने क्या सोचकर बाहर ही बैठी रही। संगीता की आंखों में नाराजगी और गहरी हो गई। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है विकास। उसने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हैं। विकास ने तीखे अंदाज में कहा, क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता? शादी आपकी और माँ की पसंद से कर ली, अब क्या दिक्कत है? संगीता ने गहरी सांस ली। अगर शादी तुम्हारी है तो उसे निभाओ। उसका लहजा मजबूत था। जरा यह सोचकर देखो कि कल को तुम्हारी भी एक बेटी होगी। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ और उसका पति तुम्हारे जैसा निकला तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? एक पल के लिए उसका अपना दिल कांप उठा, लेकिन वह रुकी नहीं। अगर बेटी का ख्याल नहीं आता तो अपनी बहन का ही सोच लो। उसने आखिरी बात ठहर ठहर कर कही। आगे तुम खुद समझदार हो। यह कहकर संगीता ने मुंह मोड़ा और घर की तरफ चल दी। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी, बस एक पक्का फैसला था। माहौल में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। विकास ने दांत भींचे, सिर झटक दिया और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ तो उसकी आवाज में भी वही झुलझुलाहट थी जो उसके चेहरे पर थी। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे बरामदे में खड़ा वो सवाल वहीं रह गया जिससे वह नजर चुराकर निकल आया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। शाम का अंधेरापन चारों तरफ फैल चुका था। सूरज डूबने के करीब था। मेले का माहौल शोर और रंगों से भरा हुआ था। हर तरफ बल्बों और झालरों की कतारें चमक रही थी। बच्चों की हंसी, झूलों की चरमराहट और दुकानदारों की आवाजें मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। संगीता घर की औरतों के साथ आगे आगे चल रही थी और कल्पना उनके पीछे। थोड़ी दूरी बनाकर पैर जमीन पर जमाए वह चल रही थी। उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन दिल में खुशी नहीं थी।
बस एक अनजानी सी घबराहट थी। सब लोग चूड़ियों के एक बड़े स्टॉल पर रुक गए। शीशे की अलमारियों में सजी रंग बिरंगी चूड़ियां रोशनी में चमक रही थीं। संगीता ने चूड़ियों का एक सेट उठाया, दूसरे हाथ से कल्पना की कलाई थामे हुए थी कि अचानक उसकी नजर दाईं तरफ पड़ी और उसके चेहरे पर चमक आ गई। लो जी, वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पति भी आ गए। मुझे पता था मैं अपने भाई को समझाऊं और वो बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्पना ने चौंक कर सिर घुमाया। सामने से आते विकास को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भीड़ में भी वो सबसे अलग दिखाई दे रहा था। तेज कदम, गंभीर चेहरा, वो सीधा उनके पास आ गया। संगीता ने हल्के तंज के साथ कहा, वाह, आप यहाँ? सुना था आज आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है। वो उसे छेड़ते हुए बोली। विकास ने छोटा सा जवाब दिया, पता है, अगर नहीं आता तो तुम ताने ही देती। उसने इधर उधर नजर घुमाई। अच्छा, क्या कर रही हो? अपनी भाभी को चूड़ियां पहना रही हो? संगीता ने शरारत से कहा। हाँ, अपने हाथों से। विकास की नजर सीधी कल्पना की कलाई पर गई। उसकी आंखों में नाराजगी उतर आई। उसके हाथ टूट गए हैं क्या? वो सख्ती से बोला। खुद नहीं पहन सकती? संगीता हंस पड़ी। अरे, इतना अच्छा लगता है, एक काम करो, तुम ही पहना दो। यह कहकर उसने दुकानदार से चूड़ियां लेकर विकास के हाथ में थमा दी। विकास चुपचाप चूड़ियां कल्पना की कलाई में डालने लगा। कल्पना की हालत अजीब हो गई थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। विकास ने संगीता की तरफ देखा। वो दूसरी लड़कियों के साथ दूसरी दुकान की तरफ बढ़ चुकी थी। उसने फिर से कल्पना की ओर रुख किया। अपने दिमाग में ये बात मत बैठा लेना। उसका लहजा खतरनाक हद तक शांत था। मुझे ये छिचोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक कदम और करीब आ गया। बाहर अब मेरे साथ ही जाया करो, किसी और के साथ नहीं। उसने तंज भरी हल्की हंसी के साथ कहा, मैं बहुत मॉडर्न और पढ़ा लिखा हूँ और अपनी पत्नी को भी पढ़ी लिखी देखना चाहता हूँ। कल्पना ने सिर झुका लिया, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मुझे शालीनता चाहिए। अगर मुझे तुम्हारे कपड़े या तुम्हारे व्यवहार में जरा भी कमी नजर आई तो तुम्हारा वही हाल कर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना के होंठ सूख गए, आंखें नम थीं मगर आंसू नहीं गिरे। वो खामोश हो गई। चूड़ियों की खनक, मेले की हलचल, रंग बिरंगी रोशनी और हंसी सब उसके लिए अचानक फीकी पड़ गई। उसके अंदर बस एक भारी बोझ था जिसे बिना आवाज के उसने अपने भीतर उठा लिया था। मेलों के बीच खड़ी होकर भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। पूरा दिन सामान्य रूप से बीता। सबने मेले में खूब मजा किया। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि सचमुच उसकी शादी हो चुकी है। रात की चादर चारों ओर फैल चुकी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। पर्दे आधे खुले थे और बाहर लॉन की हल्की रोशनी शीशों के जरिए कमरे में छन रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला और कल्पना बाहर आई। बालों में हल्की नमी थी। दुपट्टा संभाले उसने नजरें उठाई तो बेड पर विकास को देखा। पैर फैलाकर बैठे हुए, कोट उतरा हुआ था। कमीज के ऊपरी बटन खुले हुए थे। चेहरे पर थकान और अंदरूनी उलझन के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कुछ कहे बिना ड्रेसिंग टेबल की तरफ रुख किया। हाथों में हल्की कपकपाहट थी। लोशन उठाकर हथेलियों पर मल रही थी। कमरे में बस इसी हरकत की हल्की आवाज थी। अचानक विकास की गहरी आवाज उठी, इधर आओ, बात करनी है मुझे। लहजा हल्का सा खुमार भरा था। कल्पना चौंक गई। दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। उसने आने में झिझक महसूस की, फिर धीरे धीरे बेड के किनारे की तरफ बढ़ी। विकास ने इशारा किया, बैठ जाओ, थोड़ी जरूरी बात करनी है। कल्पना कुछ पल हिचकिचाई, फिर नजरें झुकाकर बेड के किनारे बैठ गई। उनके बीच की दूरी खामोशी में और गहरी लग रही थी। विकास ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा है। इस बार उसका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था, लेकिन उसमें अभी भी अकड़ थी, खासकर उनके रिश्ते को लेकर। देखो,
तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और मैं अपनी जिंदगी में एक पढ़ी लिखी लड़की चाहता हूँ। वह रुका, जैसे सही शब्द चुन रहा हो, लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, ना तुम ना मैं। बेहतर होगा कि हम दोनों अब समझौता कर लें। कल्पना ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां बेड के किनारे से खेल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विकास ने आगे कहा, मुझे यह भी एहसास है कि तुम्हारे भी कुछ हक हैं और उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। संगीता की बातें और उसके अनुभव कल्पना की तरफ से विकास के दिमाग को खोल रहे थे। वह अब इस रिश्ते को उलझाना नहीं चाहता था, बस समझदारी से आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वह आज बैठकर इस मसले का हल निकाल रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं आज तुम्हारा हक तुम्हें दूंगा, यानी आज मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होंगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हर लड़की अपना वजूद अपने पति के लिए संभाल कर रखती है। अगर पति मेरे जैसा निकल जाए तो तकलीफ होती है, अगर उसकी बरसों की सच्चाई मिट्टी में मिल जाए तो दर्द होता है। मैं तुम्हारी सच्चाई मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कल्पना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें उठाए बिना धीमे से कहा, अगर आप दिल से राजी नहीं हैं तो यह करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में डर था, कोई शिकायत नहीं। जब आप दिल से तैयार हो जाएं, तब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। विकास की भौहें तन गई। उसने सख्ती से कहा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना सुनो। अब मैं इस रिश्ते को एक मौका दे रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं दे सकती? कल्पना ने आंखें बंद कर ली, फिर बोली, मैं तो शुरू से ही इसे मौका देना चाहती हूँ। उसका सिर झुका ही रहा, जैसे अब भी दिल पूरी तरह तैयार ना हो। फिर उसने कहा, अगर अब आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। कमरे में खामोशी फैल गई। विकास कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर उलझन, जिद और किसी अनजानी सी नरमी के भाव आते जाते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी राजी हूँ। यह कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ा। कल्पना की सांस कहीं अटक गई। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। कमरे की रोशनी हल्की थी और दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बिना किसी शब्द, बिना किसी सफाई के वह धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। उसकी घबराई हुई सांसों को जैसे थाम लिया, क्योंकि वह डर के मारे आंखें बंद कर चुकी थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की सारी झिझक खत्म होती चली गई और रात पिघलती हुई आगे बढ़ती गई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ निकला। सुबह की रोशनी कमरे में पूरी तरह फैल भी नहीं पाई थी। कमरे में हल्की हल्की हलचल की आवाजें थीं। सूटकेस बंद होने की आवाज, कपड़ों की सरसराहट। अचानक आहट सुनकर कल्पना की आंखें खुली और वह एक झटके से सीधी बैठ गई। दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। रात के पल याद आते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो विकास अलमारी के पास खड़ा कपड़े सूटकेस में रख रहा था। यह देखकर वह घबरा गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि एक पल को उसे लगा अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसे देखते ही वह फौरन बोल पड़ी, क्या हुआ? आप अब कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? न जाने क्यों उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ता बनाकर वह उसे छोड़कर जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे? वह हर तरह की आशंका सोच रही थी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वह बिस्तर से पैर नीचे उतार कर खड़ी हो गई। न जाने कौन सा डर फिर से सिर उठा रहा था। विकास ने पलटकर उसे देखा। चेहरे पर रोज जैसी गंभीरता थी। मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, उसने ठंडे लहजे में कहा। यह सुनकर उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं हम? उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला कि उसका पति उसे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। वह एक कदम आगे बढ़ी। विकास ने कमीज ठीक से मोड़कर सूटकेस में रखी और फिर बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा सारा बिजनेस शहर में है और मैं यहाँ हर वक्त नहीं रह सकता।
उसने पल भर रुककर कहा। अब शादी हो चुकी है तो पत्नी मुझे अपने साथ चाहिए। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। एक पति का फर्ज होता है कि वह अपनी पत्नी के साथ रहे। उसे अकेला छोड़ देना किसी अच्छे आदमी की निशानी नहीं होती। कल्पना खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। फिर वह साफ शब्दों में बोला, जब भी मुझे तुम्हारे करीब होने की जरूरत होगी तब तुम्हारा मेरे पास होना जरूरी है। समझ आई? कल्पना ने नजरें झुका ली और हल्का सा सिर हिलाया। जी। विकास ने सूटकेस बंद किया और एक तरफ रख दिया। माँ को बता दिया है कि हम दोनों अभी निकल रहे हैं। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा सामान नौकरों ने बांध दिया है, एक बार देख लो। अगर कुछ और चाहिए तो अभी ले लो। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। आधे घंटे के अंदर हमें यहाँ से निकलना है। बाद में यह मत कहना कि कोई सामान छूट गया या कुछ और चाहिए। कल्पना ने धीमे से पूछा, वापसी कब होगी? कोई अंदाजा है? उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसका मायका भी इसी गांव में था, इसीलिए वह अब तक खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक शहर जाना उसे थोड़ा डरा रहा था। उसके सवाल पर वह एक पल को रुका, फिर बोला, करीब 2 या 3 महीने बाद। उसका लहजा बिल्कुल बेपरवाह था। इतना कहकर वह कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। वह वहीं खड़ी रह गई। उसने गहरी सांस ली। दिल में अजीब सा एहसास था, थोड़ा डर, थोड़ी अनजानी घबराहट और इन सब के बीच एक नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास। उसने कमरे में नजर घुमाई। बिस्तर बिखरा हुआ था। रात की सिलवटें अब भी चादर पर मौजूद थीं। पर्दों से आती सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। उसने दुपट्टा संभाला और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहां एक बड़ा सा सूटकेस रखा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसने जिप खोली, अंदर करीने से रखे कपड़े, दुपट्टे और जूते देखे। एक एक चीज को वह इस तरह देख रही थी जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि यह सब सच है, यह सफर भी और यह नई जिंदगी भी। आईने में उसने खुद को देखा। आंखों में नींद की हल्की सी परछाई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खामोश उदासी उतर आई। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब जो भी होगा यही मेरी जिंदगी है। उसने सूटकेस बंद किया, कमरे पर एक आखिरी नजर डाली, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए। घर के अंदर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चुप्पी थी। वैसी चुप्पी जो किसी नए दौर की शुरुआत से पहले हुआ करती है। वक्त की रफ्तार न कभी थमती है और न थम सकती है। वह उसे लेकर फ्लैट पर आ गया। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। लंबी ड्राइव के बाद शहर की रोशनियां कुछ भारी सी लग रही थी, लेकिन फ्लैट का दरवाजा बंद होते ही एक अनजानी सी खामोशी ने दोनों को अपने घेरे में ले लिया। पूरा दिन बिल्कुल साधारण ढंग से गुजरा। ना कोई खास बात, ना कोई साधारण लम्हा, बस जिंदगी जैसे अपने सीधे रास्ते पर चल रही हो। उसने आते ही पूरे घर को देख लिया था और अब 1.5 घंटे से किचन में लगी हुई थी। किचन में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चूल्हे पर दाल की खुशबू धीरे धीरे पूरे फ्लैट में फैल रही थी। दुपट्टे का पल्लू संभाले वह चम्मच से हांडी चलाते हुए अपने काम में डूबी थी। चावल दम पर थे और खाने की खुशबू में घर जैसी अपनापन घुला हुआ था। वह कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। अब वह थक चुकी थी। कुछ देर बाद जब वह अंदर आया तो उसके कदमों की आहट सुनकर वह पलटी। क्या कर रही हो? उसने हल्की हैरानी से पूछा, जैसे इस दृश्य की उसे उम्मीद ना हो। वह मुस्कुराई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, घर में दाल और चावल रखे थे तो मैंने पका लिए। खाना खा लेते हैं। आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। इतनी लंबी ड्राइव की है, बाहर का खाना पेट खराब कर देता है। माँ कहती है कि औरत को हर काम आना चाहिए, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना लिया। उसने किचन को एक नज़र देखा और फिर कुछ लापरवाही से बोला, यह सब कहने की बातें हैं। कोई बाहर का खाना खाने से बीमार नहीं पड़ता। मैं बाहर से बिरयानी और टिक्का वगैरह ले आया हूँ।
तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। इतनी लंबी ड्राइव तुमने भी की है, आराम कर लेती। उसने चम्मच साइड में रखते हुए शांति से कहा, पति की सेवा करना औरत का फर्ज होता है और मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। अब आप बताइए, दाल चावल खाएंगे या फिर जो आप लाए हैं वही। उसके लहजे में न जिद थी न शिकायत, बस एक सादा सा भरोसा था। वह कुछ पल उसे देखता रहा। वह लड़की हर बार अपने सीधेपन से उसे हैरान कर देती थी। एक पल को उसके मन में आया कि क्या वह सच में अनपढ़ है या बस नाटक कर रही है, क्योंकि इतनी सहजता से हर बात मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर उसने कंधे उचकाकर कहा, अब जब बना ही लिया है तो निकाल लो, बेवजह तुम्हारी मेहनत खराब नहीं करना चाहता। फिर रुककर होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कुछ खास अंदाज में बोला, और हाँ, मुझे झेलने की हिम्मत है। यह बात वह अचानक ही कह गया था। कल रात उसके पास आकर उसे एहसास हुआ था कि वह जितना सख्त दिखता है उतना है नहीं। कल्पना ने चम्मच रख दिया, फिर नजरें झुकाकर नरम आवाज में बोली, मैं कभी मना नहीं करूंगी। जब आपका मन करेगा आप अपना हक ले सकते हैं। उसने गहरी नजरों से उसे देखा। उन नजरों में परख भी थी, फर्क भी, और कहीं ना कहीं हल्का सा गर्व भी। वह धीमे से बोला, भले ही तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। यह शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गए थे। फिर उसने रुख फेरते हुए कहा, अच्छा, मैं बाहर बैठा हूँ, खाना निकालो। जी। उसने बस इतना कहा और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जिसमें कोई बनावट नहीं थी। उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से भर उठा था, जैसे उसकी मेहनत को मान लिया गया हो। उसने प्लेटें निकाली, चावल पर दाल डाली और ऊपर से थोड़ा सा घी डाला। हर हरकत में ठहराव था, एक सुकून था। डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखते हुए उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वह मोबाइल एक तरफ रख चुका था और कुर्सी खींचकर बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी खाली नहीं थी। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी की वह सादगी थी जो धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाती है। वह सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने खाने का पहला निवाला लिया और हल्के से कहा, बुरा नहीं है। उसके लिए इतना ही काफी था। उसने नजरें झुका ली। बाहर शहर शोर से भरा हुआ था, लेकिन उस फ्लैट के अंदर एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। एक बिल्कुल साधारण लेकिन सच्चाई से जुड़ा हुआ लम्हा। 2 दिन फ्लैट में ऐसे गुजर गए जैसे वक्त ने थोड़ी देर के लिए रफ्तार धीमी कर दी हो। ना कोई ताना, ना कोई कटाक्ष। उसने कभी उसके अनपढ़ होने को मुद्दा नहीं बनाया था। आम सी बातों में साथ चाय पीते हुए, कभी बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी देखते हुए वक्त बीत गया। वह हैरान भी थी और संतुष्ट भी। यह सुकून उसके लिए नया नहीं था, मगर अच्छा जरूर लग रहा था। उस वक्त वह लॉज में बैठी टीवी देख रही थी। किसी सीरियल का सीन चल रहा था, मगर उसका ध्यान स्क्रीन से ज्यादा अपने ख्यालों में था। सोफे पर आधी लेटी हुई थी, दुपट्टा कंधे पर टिका था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वह बाहर आया। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही उसने नजरें टीवी से हटाकर उसकी तरफ देखा। एक काम करो, उसने बिना ज्यादा भूमिका बांधे कहा, यह बंद कर दो और जाकर तैयार हो जाओ। वह सीधी होकर बैठ गई। क्यों? तुम मेरे साथ एक पार्टी में चल रही हो। मेरी बिजनेस पार्टी है। वह लॉज में 2 कदम आगे बढ़ा, जैसे बात जल्दी खत्म करना चाहता हो। वहां जाकर किसी से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश में बात करेंगे, बस हाँ हाँ और ना ना करती रहना। वह खामोश रही और उसकी बातें ध्यान से सुनती रही। उसने आगे कहा, मेरा चेहरा देखती रहना। जब मैं ना में सिर हिलाऊं तो मना कर देना, जब हाँ में हिलाऊं तो यस कह देना। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। वह धीरे से बोली, मैं कुछ और नहीं कहूंगी। उसने सिर हिलाया, फिर उसका लहजा थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया। मेरी बहुत इज्जत है, मुझे इन पार्टियों में बुलाया जाता है, इसीलिए तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ। पूरे बिजनेस सर्कल को पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। यह बात उसके दिल में कहीं अटक गई। वह कुछ पल चुप रही, फिर साफ और धीमी आवाज में बोली,
अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ख्याल है तो मुझे साथ क्यों ले जा रहे हैं? वह चौंक गया। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह बोलती रही। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। पति का काम होता है पत्नी को इज्जत दिलाना, ना कि उसे ऐसी जगह ले जाना जहां उसकी बेइज्जती हो सकती है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे परख रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एक बात कहूँ? वह चुप रही। तुम्हारा दिल वाकई बहुत साफ है। तुम खूबसूरत भी बहुत हो, उसने पल भर रुककर कहा। लेकिन तुम्हारी जुबान थोड़ी लंबी है। उसके लहजे में तंज कम और हुक्म ज्यादा था। फिर उसने बात खत्म करते हुए कहा, खैर जाओ और तैयार हो जाओ। मेरे सामने खड़ी होकर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। वह उसी जगह बैठी रही। दिल में अजीब सा बोझ था, लेकिन उसने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। फिर धीरे से उठी, दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुकाकर बोली, जी। यह कहकर वह बेडरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। चेहरा वही था, आंखें वही थी, मगर अंदर कहीं एक सवाल सिर उठा रहा था। उसने उसे दबा दिया, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही सवाल दबा दिए जाते हैं। बाहर लॉज में वह खड़ा घड़ी देख रहा था। उसके लिए यह बस एक पार्टी थी, एक औपचारिक कार्यक्रम। वह चुपचाप तैयार होने लगी, बिना किसी और बहस के। फिर कुछ ही देर में वे पार्टी हॉल पहुंच चुके थे। हॉल की तेज रोशनी आंखों को चुभ रही थी। शीशे की दीवारों से शहर की रात चमकती हुई अंदर उतर रही थी। महंगे परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू, हल्की म्यूजिक और लोगों की बातचीत से माहौल भरा हुआ था। वह उसके साथ अंदर आई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद खुद ही एक तरफ हो गई। हल्के रंग की साड़ी में वह बहुत सलीकेदार और सुंदर लग रही थी। साड़ी सादी थी, मगर कायदे से पहनी हुई। बालों का साधारण सा जूड़ा और चेहरे पर अजीब सा ठहराव था। उसने खुद को एक कोने में समेट लिया। न किसी से बात, न बेवजह की मुस्कान। वह खामोशी से चारों तरफ देख रही थी। विकास अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ा था, हाथ मिलाता हुआ औपचारिक बातें कर रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कहा था। वह कभी कभार नजर उठाकर उसकी तरफ देख लेता, जैसे यह तसल्ली कर रहा हो कि वह अपनी जगह चुपचाप खड़ी है। तभी उसी पल एक आधुनिक कपड़ों में सजी लड़की उसके पास आकर रुकी। ऊंची एड़ियों की हल्की सी आवाज, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसमें मिठास कम और घमंड ज्यादा था। कैसी हो? उसने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा, जैसे जानबूझकर उसे परख रही हो। फिर आगे बोली, सुना है तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, बल्कि कभी स्कूल भी नहीं गई। यह बात तुम्हारे पति ने ही यूं ही बातों बातों में बताई थी। वह चुप रही, नजरें झुका ली, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी सी जल उठी। लड़की रुकी नहीं, बोली, वैसे कहते हैं ना, इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है वही उसे नहीं मिलती। मैंने तुम्हारे पति को शादी के लिए बहुत बार प्रपोज किया था। बहुत चाहती थी उनसे शादी करना, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। वह हल्की सी हंसी हंसी, फिर तंज भरे लहजे में बोली, और आखिर में उन्होंने तुम जैसी अनपढ़ लड़की को चुन लिया। उसके शब्द तेज थे, चुभने वाले, जैसे जानबूझकर जख्म पर नमक रखा जा रहा हो। मैंने तो यह भी सुना था कि अपने घर की नौकरानी भी पढ़ी लिखी रखता है, लेकिन बीवी ताना पूरा होने से पहले ही उसने सिर उठा लिया। उसकी आंखों में अब खामोशी नहीं, बल्कि पुख्ता आत्मविश्वास था। उसने सामने वाली लड़की की आंखों में सीधे देखते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। लहजा शांत था, मगर बेहद मजबूत। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बस मुझे लोगों के सामने अपनी पढ़ाई का शोर मचाना नहीं आता। मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और MBA भी। शायद आप यह समझ रही हैं कि यहाँ सिर्फ आप ही पढ़ी लिखी हैं, जबकि इस हॉल में आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। बस उन्हें अपनी डिग्रियां दिखाने का शौक नहीं है। सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर पल भर के लिए हैरानी उभरी, मगर वह बोलती रही बिना रुके, और जहाँ तक मेरे पति की बात है,
मुझे उनसे बहुत प्यार है और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। यह आपकी गलतफहमी है कि अगर आपकी उनसे शादी होनी होती तो हो चुकी होती। तब आप इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर बातें नहीं बना रही होती और ना ही यह जताने की कोशिश करती कि उनके घर की नौकरानी भी पढ़ी लिखी है। शब्द ना ऊंचे थे ना तीखे, लेकिन हर लफ्ज अपनी जगह हथौड़े की तरह असर कर रहा था। आसपास खड़े कुछ लोग अनायास ही उनकी तरफ देखने लगे और कुछ कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उसकी नज़र विकास पर पड़ी। वह कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था। चेहरे पर साफ हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जिस औरत को वह अब तक खामोश, कमजोर और सीमित समझ रहा था, वह इस तरह खुद को संभाल सकती है। वह नजरें चुराकर चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत था। विकास वहीं खड़ा उसे देखता रहा। पार्टी का शोर, लोगों की बातें, सब पीछे छूट गया था। वह उसे पहली बार इस नज़र से देख रहा था, जिस नज़र में हैरानी भी थी, इज्जत भी और एक नया सवाल भी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। रात काफी ढल चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली थी, जो ड्रेसिंग टेबल के आईने से टकराकर नरम चमक में बदल रही थी। बाहर से आती आवाजें भी अब धीमी पड़ चुकी थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर कानों से बालियां उतार रही थी, उंगलियों से अंगूठियां निकालकर मखमली डिब्बे में सलीके से रख रही थी। चेहरे पर पूरे दिन की थकान के बावजूद एक ठहराव था, जैसे दिल पर रखा कोई बोझ आखिरकार हल्का हो गया हो। वह बेड पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी नजरें उसके अक्स पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में ख्यालों का शोर था। कुछ पल यूं ही चुप्पी के गुजर गए। फिर उसने गला साफ किया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। उसने आईने में अपना अक्स देखा, क्लिप लगाई और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है आप मेरी पढ़ाई के बारे में सुनकर हैरान हो रहे होंगे। वह फौरन बोला, जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो मेरे बराबर ही पढ़ी हो। उसने आखिरी चूड़ी उतार कर रख दी, सीधी खड़ी हो गई, मगर उसकी तरफ मुड़ी नहीं। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन शब्द साफ और मजबूत थे। मैंने आज जिस तरह उस लड़की से कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई का शोर मचाने का शौक नहीं है। गांव में अच्छी स्कूल और कॉलेज नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए किया। गांव के माहौल को देखते हुए मेरे माँ बाप मुझे बाहर पढ़ने जाने को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने घर से ही पढ़ाई करने की बात कही तो उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं जताई और मुझे पढ़ने दिया। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। साथ ही साथ गांव में रहने वाली हर लड़की अनपढ़ हो ये जरूरी नहीं। अब धीरे धीरे गांव में भी सोच का विकास हुआ है और लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। आपके सामने चुप रहना, नजरें झुकाकर बात करना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन शायद आपने मेरी इस खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। वह बेड से उठा और कुछ ही कदमों में उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। मैं अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। मुझे डर था कि कहीं आपके मन में यह ख्याल ना आ जाए कि मैं आपके बराबर हूँ। कुछ मर्दों को गांव में ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शादी से पहले ही आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे और यह बात मैंने अपने घर पर बताई। तभी मेरा रिश्ता आपके लिए लाया गया, क्योंकि आप अच्छे परिवार से थे और बिरादरी भी सेम थी। इसीलिए घर वालों को कोई समस्या नहीं थी, वरना गांव में तो अलग बिरादरी में शादी करने पर बवाल काट देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब आपके घर वालों ने हाँ कर दिया। बस मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने सख्त मिजाज होंगे। उसने गहरी सांस ली और उसकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई। विकास बोला, जब संगीता ने मुझे समझाया कि अगर तुम उसके साथ गलत बर्ताव करोगे तो कोई आने वाले वक्त में तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है, तो सच मानिए मेरा दिल कांप उठा था। उसी दिन से मैं बदल गया था।
बस आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह पल भर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आगे कभी तुम्हें ताना नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखें नम हो गईं। मैं आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, बस आपके बर्ताव से दिल दुख गया था, लेकिन अब सब ठीक है। यह सुनते ही वह आगे बढ़ा और उसने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन हर इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है उस माहौल का उस पर थोड़ा बहुत असर रहता है। तुम एक लड़की हो, गांव में रही हो, वहाँ की परवरिश ने तुम्हें झुकना सिखाया है, लेकिन झुकने का एक दायरा होना चाहिए। हद से ज़्यादा झुकने से टूट जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इतना झुके कि वह टूट जाए। मैं कभी ना नहीं कहूँगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस तरीके का स्वभाव नहीं चाहता। मेरा सोचना है कि अगर मेरा तुम पर हक है तो तुम्हारा भी मुझ पर हक है। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम मुझे ना कह सकती हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम उसे अपने हिसाब से जी सकती हो। सब कुछ मेरे हिसाब से करो यह जरूरी नहीं है। यह सब पुरानी और रूढ़िवादी सोच है जो महिलाओं से उनकी इच्छाएं दबाने को ही प्रमुखता देती है। जबकि रिश्ता पति पत्नी दोनों का है तो दोनों को ही एक दूसरे के हिसाब से एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। सिर्फ तुम ही मेरे हिसाब से चीजें करती चली जाओ और मैं बॉस बनकर हर जगह घूमूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया वह बस एक फ्रस्ट्रेशन के चलते किया, क्योंकि मेरा नेचर नाइंसाफी झेलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यह मेरी गलती थी। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने मन में ही तुम्हारे व्यवहार को देखकर यह अंदाजा कर लिया कि पढ़ी लिखी नहीं हो, और बस उसके बाद मैं तुम पर फ्रस्ट्रेशन निकालता चला गया। तुम मेरे आगे बोल सकती हो, तुम अपने हक की आवाज उठा सकती हो, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे कह सुन सकता हूँ तो तुम भी मुझसे कह सुन सकती हो। बातें मन में रखे रहने से रिश्ते कमजोर होते हैं, कह देने से समस्याओं के सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, एडजस्टमेंट भी बिठाए जा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा यह देखकर कि तुम्हारी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी थी। तुम्हें जितनी सुविधाएं मिली उसमें तुमने बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त की। अब मैं चाहता हूँ कि बस मेरी खुशी के लिए तुम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, जिससे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी आए और जो रूढ़िवादी सोच है कि औरत को मर्द के आगे झुककर रहना चाहिए, पत्नी को पति के हिसाब से चलना चाहिए, इसमें सुधार आए। इसके अलावा मैं तुम्हें भी यह कहता हूँ कि तुम्हें मुझ में जो भी कमियां लगती हैं तुम मुझे बोल सकती हो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खुद में क्या बदलाव करना चाहिए? कल्पना धैर्य से उसकी बातें सुन रही थी, फिर धीरे से बोली कि पहले मुझे लगता था कि आप बहुत ही घमंडी और बदतमीज हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप बुरे नहीं हैं, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी आपने रिश्ता निभाने को प्रमुखता दी, मेरे साथ बेवफाई नहीं की। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी बिना सच जाने मुझको लेकर अपनी सोच बना ली थी कि मैं अनपढ़ हूँ, उस तरीके की चीज आप आगे किसी के लिए ना करें। पहले सच जानने की कोशिश करें कि आखिर एक इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, और अगर आपको कोई डाउट है तो बात करके उसे क्लियर कर ले, ना कि खुद से ही मन में एक गलत सोच बना ले। बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि आगे इस तरीके की चीज ना हो। बाकी मुझे आपसे और कोई भी शिकायत नहीं है। आपने मेरी शिक्षा को वैल्यू दी, मेरे व्यक्तित्व को और निखारने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स की बात कही। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ
क्योंकि मैं भी हमेशा से एक अच्छी आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना चाहती थी और आपने उस रास्ते को बंद नहीं किया बल्कि और मजबूती से मेरे लिए खोल दिया है। विकास ने कल्पना का हाथ थामा और बोला कि सिर्फ इतना ही नहीं, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो और अगर जॉब करना चाहो तो वह भी कर सकती हो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी यह सोचो कि मुझे ऐसा पति मिला जिसकी वजह से मेरी इच्छाएं अधूरी रह गईं। हमारी शादी अगर जल्दबाजी में ना हुई होती और शादी से पहले हमने एक दूसरे से बात की होती, एक दूसरे को समझा होता, तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई होती, तो हमारे रिश्ते की शुरुआत मोहब्बत से होती, कड़वाहट और झगड़े से नहीं। लेकिन जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो आगे है उसे मोहब्बत से आगे बढ़ाया जा सकता है और हम अपने रिश्ते को अब मोहब्बत से आगे बढ़ाएंगे। वह कल्पना के आगे घुटनों के बल बैठ गया और बाहें फैलाकर बोला, आई लव यू कल्पना, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? यह जो हमारी अरेंज मैरिज थी, क्या तुम इस अरेंज मैरिज को अरेंज विद लव में बदलना चाहोगी? कल्पना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कल्पना बोली कि मेरी तरफ से तो ये लव मैरिज ही थी और वह झट से विकास के गले से लग गई और बोली, आई लव यू टू विकास, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना समझने वाला जीवन साथी मिल सकता है। तुम तो बिल्कुल एक सरप्राइज पैकेज की तरह निकले। पहले लगा कि जैसे तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन अब लग रहा है कि तुमसे ज्यादा शायद ही है जो कोई और मुझे समझता है। विकास हंसते हुए बोला, यही हाल मेरा है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं बिता सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बीतेगी। कमरे में दोनों की हंसी की आवाजें गूंज उठी। विकास ने कल्पना का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में एडमिशन करवा दिया और 1 साल बाद आज कल्पना एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है और वह एक आत्मविश्वास से भरी हुई महिला बन चुकी है। विकास एक ऐसा मर्द है जो गलत को गलत और सही को सही सुनने की क्षमता रखता है और कल्पना अब ऐसी महिला है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखती है। कल्पना के अंदर उसके माँ बाप की दी हुई परवरिश और संस्कार के साथ साथ अब उसके पति का दिया हुआ आत्मविश्वास और सर उठाकर जीवन जीने की ताकत ने कल्पना को अब आत्मविश्वास से भरी हुई एक मजबूत महिला बना दिया है, जो मोहब्बत से रिश्तों को निभाना भी जानती है और अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना भी जानती है। क्योंकि अपने हक के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना बदतमीजी नहीं बल्कि हक होता है। समझदारी से 2 लोगों ने अपने रिश्ते को संभाल लिया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि विकास किसी और को पसंद करता है। बस वह यह चाहता था कि उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो और जब उसे लगा कि ऐसा नहीं हुआ तो वह फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन वह एक बुरा इंसान नहीं था और जब उसने समझा कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए तो उसने समझदारी से रिश्ते को मौका दिया और कल्पना ने भी संयम से रिश्ते को निभाने की कोशिश करी। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे रिश्ते में दरार आए। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे शादीशुदा कपल हैं जिनकी जिंदगी एक समझौते की तरह चल रही है, क्योंकि उनकी शादी में उन्हें ऐसा जीवन साथी नहीं मिला जिससे मोहब्बत हो सके। इसीलिए शादी को लेकर किसी भी तरीके का कोई दबाव ना बनाए, किसी पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती ना ला दे और जिन लोगों को शादी करनी है, शादी उनकी पसंद और इच्छा के हिसाब से ही करें, जिससे उनका जीवन बेहतर गुजरने के ज्यादा चांस रहे, ना कि जीवन एक समझौता बनकर रह जाए। जीवन साथी के रिश्ते में मोहब्बत की नींव के बगैर यह रिश्ता अधूरा होता है, सिर्फ महज एक समझौते की तरह। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को दर्शाने के उद्देश्य से दिखाई गई हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है।
ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।